आदिवासियों का ये मुद्दा मरंगोडा नीलकंठ हुआ, ये यूरेनियम और इससे रेडियोधर्मिता इन सारी चीजों पर एक कथा आती है। ये कथा हकीकत के बहुत करीब है, ये तो हम सब जानते हैं। तो कैसे आपने, वो कौन सी घटना थी जिस पर आपने तय किया कि इसे कागज पे उतारना है और आदिवासियों की ये लड़ाई हमें उपन्यास के जरिए लड़नी है, जनता को साथ लेकर? आप सबको नमस्कार। देखिए, जब जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी हुई थी, उसके बाद जो डिजास्टर हुए और उसका इफेक्ट कई पीढ़ियों तक रहा और शारीरिक विकलांगता देखने को मिली। नई पीढ़ी जो है उसमें तरह तरह की बीमारियां, लोगों को स्किन कैंसर, लंग्स कैंसर और कई बार तो गर्भ में ही बच्चे की मौत या फिर इस तरह से बहुत तरह की परेशानियां देखने को मिली, जो कि रेडिएशन की वजह से हुई, रेडियोधर्मिता के कारण। आप सबको शायद पता ही नहीं कि जहां जहां यूरेनियम के खदान है और जमीन के नीचे से जब से वो पत्थर का टुकड़ा निकाला जाता है प्रोसेस करने के लिए, तब से वो रेडिएशन आरंभ हो जाता है। और ज्यादातर जो खदान होते हैं, माइंस होते हैं, ये आदिवासी इलाकों में होते हैं। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका का न्यू मैक्सिको या एरिजोना हो या ऑस्ट्रेलिया का काकाडू नेशनल पार्क, हमारे भारत में भी एक दो जगहें हैं जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि वहां इस तरह से माइनिंग होती है और उसका दुष्प्रभाव आदिवासियों के जीवन में पड़ता है, शरीर में पड़ता है और इंसानों के अलावा पशु पक्षी, जीव जंतु, वनस्पति, सब पर उसका प्रभाव पड़ता है। और यूरेनियम एक ऐसा खतरनाक खनिज पदार्थ है जो एक बार जमीन से बाहर आने के बाद वो लाखों सालों तक वो नुकसान करता रहता है। तो इसीलिए आदिवासी कहते हैं कि ये एक ऐसा सांप है जिसे जमीन के अंदर पड़े रहने दो, बाहर निकालोगे तो ये जहरीला सांप तुम्हें ही डस लेगा। तो मैं झारखंड में रहती हूँ, वहीं जन्मी पली बढ़ी हूँ और वहां बहुत तरह के खनिज पदार्थ हैं जो कि पूरे देश को सप्लाई किया जाता है, जिसमें से यूरेनियम भी है। और जहां इसका खनन होता रहा है, मुझे लगता है 1964 के आसपास या उसके बाद से, वहां आरंभ में लोगों को पता ही नहीं था ये कितना खतरनाक है। और लोग नादानी में, जो वहां के भोले भाले आदिवासी हैं, वो जहां पर टेलिंग डैम है, जहां यूरेनियम के जो वेस्ट पदार्थ जो है वो बाहर फेंके जाते हैं, उस तरह के एक तालाब के ऊपर से नंगे पांव चले जाते थे, जो कि जम जाता था सफेद रंग का। और उसके बाद उनको शारीरिक विकलांगता और तमाम रेडिएशन की चीजें देखने को मिली। और फिर उसके बाद कई पीढ़ियां उसी तरह के होने लगी। उस गांव में कोई शादी नहीं करना चाहता था, वहां की लड़की नहीं देना चाहता था, लड़के नहीं वहां से लेते थे। तो इस तरह की बहुत तरह की परेशानियां, इसको दबा के रखा जाता था, लोगों को पता ही नहीं है कि इस तरह की चीजें हो रही हैं यहाँ। तो मुझे लगा, मैं बोरी शैला, लोगों ने काफी पसंद किया मेरा पहला उपन्यास, तो दूसरे उपन्यास के लिए मैं आदिवासी जीवन पर लिखना चाह रही थी। महाश्वेता दी ने काफी कुछ लिखा है झारखंड के आदिवासियों पर और बहुत सारे ऐसे लेखक हैं। तो मुझे लगा कि मैं इस समस्या पर लिखना आरंभ करूंगी और उसमें मैं आदिवासी जीवन, जंगल का जीवन, उनका जो संघर्ष है, उनकी मूल्य, उनकी परंपराएं, संस्कृति, सभ्यता को मैं बहुत बारीकी से दिखाऊंगी। फिर 4 साल के शोध के उपरांत मैंने उस उपन्यास को लिखा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। जी, ये आदिवासी जीवन की बात तो सारे लोग करते हैं, लेकिन शहरों में रहने वाले लोग आदिवासी जीवन के बारे में सिर्फ या तो सुना है उन्होंने या उन्होंने कुछ पढ़ा है। आदिवासी जीवन क्या है जो ये कहता है कि प्रकृति आपकी जरूरत के हिसाब से तो चीजें दे सकती है, आपके लोभ और लालच के हिसाब से नहीं दे सकती है। इट कैन गिव यू एज योर नीड, नॉट एज योर ग्रीड। तो क्या है आदिवासी जीवन, कैसे वो प्रकृति के इतना नजदीक है, प्रकृति को पूजता भी है, प्रकृति को अपने सीने से लगा के भी रखता है, तो आखिर क्या है वो? देखिए, आज की जो युवा पीढ़ी है ये विकास के पूंजीवादी मॉडल, पश्चिमी मॉडल को अपना रही है, जबकि आदिवासी ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझे तो लगता है, क्योंकि उनके पूर्वज, उन्होंने जो एक मौखिक रूप से जो कुछ भी, जो ज्ञान उन्हें हस्तांतरित उनके पूर्वजों ने किया है, लोक गीतों के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से। और हम सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि किस तरह से प्रकृति के बीच, प्रकृति के साथ मिलकर रहना है, उसका इस्तेमाल करना है, लेकिन अति किसी भी चीज की नहीं करनी है। क्योंकि मैंने अपने उपन्यास लेखन के दौरान पाया कि एक बुजुर्ग अपने बच्चों को कह रहे हैं
कि उस पेड़ में अगर 2 फल है तो एक खाओ एक छोड़ दो, चिड़ियों के लिए, गिलहरियों के लिए, क्योंकि उनमें इस पेड़ पर उनका भी हक है। तो सब कुछ मिलजुल कर और जितनी आवश्यकता है उतना ही आप ले। आपको पता होगा कि वहाँ आदिवासियों के जितने भी पर्व त्योहार हैं, चाहे कर्मा हो, सरूल हो, इस तरह के तमाम पर्व त्योहार प्रकृति के इर्द गिर्द है। ये लोग पेड़ की पूजा करते हैं, नदियों में जाके पानी भरते हैं, तो पहाड़ की पूजा करते हैं। तो मुझे लगता है आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से युद्ध और तमाम चीजों के कारण पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है और ये धरती विनाश की तरफ बढ़ रहा है। आज के जमाने में हम देखते हैं कि पूजा तो हम छोटी बच्चियों की भी करते हैं, नदियों की भी करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम बच्चियों को सताने के दोषी हैं। सबसे ज्यादा हम नदियों को, हवा को प्रदूषित करने के दोषी हैं। पूजा तो हम खेतों की भी करते हैं, लेकिन खेतों में हमने इतना उर्वरक डाल दिया है, इतना रासायनिक खाद डाल दिया है कि धरती की उर्वरा शक्ति को हम खत्म करते हैं। तो क्या हम जिसकी पूजा कर रहे हैं उसी की हत्या भी कर रहे हैं? देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, यही मैं कहना चाह रही हूँ। एक बड़ा सवाल, ये एक सहज सा सवाल है। आदिवासियों को लगता है कि विकास के लिए सरकार जो भी योजना लेकर वहां आ रही है वो उनके नुकसान के लिए है। तो आखिर क्यों उनको लगता है कि विकास उनके लिए नुकसानदायक है? बापू सेहत के लिए ये तो हानिकारक है, क्यों लगता है? देखिए, विकास नुकसानदेह है ऐसा वो नहीं मानते, लेकिन इसके लिए जब उन्हें जल, जंगल, जमीन से बेदखल किया जाता है, बहुत तरह के खनिज पदार्थ की वजह से पहाड़ के पहाड़ कट जा रहे हैं, पेड़ के पेड़ कट जा रहे हैं, तब उनको लगता है कि ये विकास कैसा विकास है जो इस धरती का ही नाश कर रहा है। अभी भी ऐसे आदिवासी हैं जिनको लगता है कि कोई जमीन भी खरीद सकता है, हवा भी खरीद सकता है, नदी भी खरीद सकता है। वो बड़े मतलब अभी भी उनको ये आश्चर्य होता है। ऐसा है क्या अभी? जी, मेरे उपन्यास में एक प्रसंग है जिसमें हाँ, कि आपके उपन्यास हमारे में जो इस उपन्यास के नायक है वो अपने पूर्वजों के बारे में बात करता है कि वो जब पहली बार आया और किसी जमींदार ने उससे कहा कि ये मेरी जमीन है, मैंने इसे खरीद ली है, तो उसे लगा कि हमारे पूर्वजों ने तो जंगल साफ करके अपना घर बनाया था, खेत बनाया था, इसे कोई कैसे खरीद सकता है? तो उसने हैरान होकर कहा कि क्या आपने सूरज की रोशनी को, हवा को और नदी के पानी को भी खरीद लिया है? तो इस तरह से वो सोच ही नहीं सकते कि धरती भी कोई खरीदने की चीज है, जमीन भी। साहित्य पे तो आपसे बात करते हैं, मैं बीच में थोड़ा सा रस बदलता हूं। साहित्य के साथ साथ आपका रिश्ता राजनीति से भी रहा है, तो आपको क्यों लगा कि साहित्य के साथ साथ राजनीति में भी जाना चाहिए? देखिए, क्या साहित्य में राजनीति नहीं है? बिल्कुल है। तो हर क्षेत्र में राजनीति है, और मैं तो ये भी कहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका काम हो, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आपके अनुरूप कोई पॉलिसी बने इस देश में, इस राज्य में, अपने राज्य में, तो निश्चित रूप से आपको भी राजनीति में आना होगा। अगर आप खुद राजनीति में नहीं आएंगे तो कैसे आपके लिए कोई बात करेगा, आपकी आवाज उठाएगा? और राजनीति बुरी चीज नहीं है, उसे कुछ लोगों ने बदनाम भी किया है और गंदा भी किया है। अगर आप अच्छे हैं, आप अच्छे लोगों को चुनेंगे, तो क्यों राजनीति के बारे में लोगों की इस तरह की सोच होगी? क्या बात है। एक अगला सवाल मेरा ये है कि सभी लेखकों को लिखने के लिए एक इजी माहौल चाहिए। तो कोई रात को लिखते हैं, कोई सुबह लिखते हैं, कोई लेट के लिखते हैं, कोई बैठ के लिखते हैं, किसी को लिखते समय गर्म पानी चाहिए, किसी को ठंडा। आपके लिखने की स्थिति क्या रहती है? आप किस समय, किस माहौल में आप ईज महसूस करती हैं, या फिर आप कहीं भी चलते फिरते, उठते बैठते लिख देती हैं, आपको एक खास माहौल चाहिए? देखिए, पहले जब मैं राजनीति में नहीं थी तब तो मुझे जब भी थोड़ा सा वक्त मिलता था मैं लिख लेती थी, और रात को ज्यादा लिखती थी। लेकिन अब तो समय की बहुत कमी हो गई है, राज्यसभा में भी हूँ और साथ में लोकल स्थानीय पॉलिटिक्स में भी हूँ, विमेन कमीशन में भी चेयरपर्सन रही, तो बहुत काम की जिम्मेदारी रही। तो मुझे लगता है कि रात का वक्त ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होता है। हालांकि इसके लिए दिमाग शांत होना जरूरी है, और हम लोग हमेशा शांत ही रहते हैं। जी, एक सवाल और ये कि आपने मरंगोडा नीलकंठ हुआ लिखा, वो बिल्कुल अलग पृष्ठभूमि पर है, और मैं बोरिशा इल्ला लिखा, वो बिल्कुल अलग पृष्ठभूमि पर है।
तो साहित्यकारों के पास ऐसी कौन सी टाइम मशीन होती है जिसमें वो बैठते हैं और उसी माहौल में, उसी भाषा में, उसी कल्चर में, उसी जगह पहुंच जाते हैं? हम असाहित्यिक लोगों के लिए बड़ा ये रहस्यमय चीज है कि ऐसी कौन सी टाइम मशीन में आप लोग बैठते हैं कि वहां तक पहुंच जाते हैं? देखिए, टाइम मशीन के बारे में तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है एक लेखक को, एक साहित्यकार को, एक कवि को परकाया प्रवेश की क्षमता कवि में होनी चाहिए, लेखक में होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा, एक बच्ची के बारे में, एक महिला के बारे में, एक बुजुर्ग के बारे में, और ऐसा लिखा जैसे मैं शैली में लिखा। तो उन्होंने कैसे उनकी भावनाओं को समझा, उनके अंदर की वेदना को, उनके दुख को, उनके विचारों को, उनके प्रेम को। तो ये अगर आप में नहीं है तो आप लेखक ही नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि लेखक होने के लिए बहुत जरूरी है कि परकाया प्रवेश की क्षमता हो और विभिन्न किरदारों को आप खुद महसूस करें, वो इस सिचुएशन में क्या करेगा, क्या सोचेगा, कैसा रिएक्ट करेगा, इस तरह की बातें आनी चाहिए। और एक चीज मैं फील करती हूँ कि आप कोई विषय चुन सकते हैं कि इस विषय पे मुझे लिखना है, लेकिन आरंभ करने तक तो आपके हाथ में वो चीज रहती है। लेकिन जिस तरह से गंगा नदी जब गंगोत्री से निकली होगी तो उसे भी पता नहीं था, नदी को भी, कि वो किस रास्ते से आगे बढ़ते हुए जाकर सागर में मिलेगी। तो साहित्य भी ऐसा ही है, अगर उपन्यास है, कहानी है, कविता है, कुछ भी है, तो जब आरंभ करते हैं आप कुछ सोच के कर तो देते हैं, लेकिन वो कहाँ से गुजर के कहाँ तक वो पहुंचेगी वो आप नहीं बता सकते।